हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्रेशर। तो गाइज, आज बायोलॉजी की क्लास में जो है हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का टॉपिक, सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो किस में डिवाइडेड होते हैं? उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम, ठीक है, और गाइनोशियम, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो एंड्रोशियम है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और गाइनोशियम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज जो है सबसे पहले हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? उनके अंदर जो है हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। ठीक है, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? उनके अंदर डिफरेंशिएशन होगी एंड उनमें डेवलपमेंट होगी। किसकी डेवलपमेंट होगी? फ्लोरल प्रीमोडियम। अब ये प्रीमोडियम टर्म क्या है? ठीक है, देखिए जब हमारे पास एक फ्लावर होता है, ठीक है, जब वो ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है? जो हमारी स्टेम आती है उसका जो एपिकल पार्ट होता है, जब उसने ग्रोथ बंद कर दी है वहां पे क्या होगी? बड एराइज करेगी। बड से क्या है? फिर आगे जो है वो फ्लावर एराइज करेगा। तो ये जो फ्लावर की डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम बड, पहले क्या करेगा? वो वहाँ पे स्टॉपेज होगी एपिकल पे, ठीक है, फिर उसमें से बड निकलेगी, फिर उसमें जो है वो फ्लावर आएगा। तो इस तरह से उसकी इन्फ्लोरेसेंस बनेगी। ठीक है, तो यही हमारी जो है फ्लोरल प्राइमोडियम जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो फ्लावर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। ठीक है, तो फ्लावर में हमारे पास क्या होता है? ये है हमारे पास नीचे थैलमस, ठीक है, ये स्टॉक है जिसके ऊपर ये थैलमस प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे पास, इन्हें हम जो है वो सेपल्स कहते हैं। ठीक है, ये सेपल्स है हमारे पास। जो ग्रीनिश पार्ट होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पेटल। ठीक है, और यहाँ देखिए थैलमस से यहाँ से अटैच होकर ये फिलामेंट अराइज कर रहा है, और ये क्या है? एंथर है। ठीक है, ये फिलामेंट और एंथर इन दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है? स्टेमन। ठीक है, और ये जो है फ्लावर का मेल पार्ट कहलाता है। ठीक है, ये फ्लावर का क्या है? मेल पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ है ओवरी। ठीक है, इन द मिडल ओवरी है। देन आपके पास ये लंबी सी क्या है? स्टाइल कहलाती है, और उसके ऊपर जो है ये हमारी स्टिग्मा कहलाती है। ये जो एंथर होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं और यहाँ से ये स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। तो स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस होता है जो पोलन ग्रेन को वहां से निकलने नहीं देता। एक बार चिपक जाए तो फिर वो पोलन ट्यूब के थ्रू जो है नीचे ओवरी तक मूव करेगा। ठीक है, ये सारा ही हम बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एक टिपिकल फ्लावर। ठीक है, टिपिकल फ्लावर में हम मेल और फीमेल दोनों को ही देख सकते हैं। इसमें ये जो मिडल वाला पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाएगा? फीमेल पार्ट, पिस्टिल भी कहते हैं इसे। ठीक है, और ये जो फिलामेंट और एंथर है दैट इज कॉल्ड स्टेमन, वो हमारा मेल पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो फिलामेंट के ऊपर ये एंथर है ना, ठीक है, ये फिलामेंट, ठीक है, जिसे स्टॉक भी कहते हैं, और उसके ऊपर ये एंथर की स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है फ्लावर्स के अंदर उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो इसमें देखिए हमारे पास अगर ये एंथर की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो इस तरह से ना एंथर जो होता है वो हमारे पास उसमें दो लोब्स होती है, इस साइड भी दो होंगी और इस साइड भी, ठीक है। तो ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। कैसा होगा, बाइलोब्ड है। और हर एक लोब पे जो है वो क्या होते हैं, दो थीका होते हैं, ठीक है, टू थीका इन वन, या फिर आप लिख सकते हैं ईच लोब, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डाइथीका, ठीक है, डाइथीका हम इसे कहते हैं। तो चलिए आगे जो है इसको, अगर हम बात करते हैं टिपिकल फ्लावर की, तो टिपिकल फ्लावर के अंदर जैसे हमने अभी स्टडी करा कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, तो जो मेल पार्ट होता है उसे एंड्रोशियम कहा जाता है और जो फीमेल पार्ट होता है उसे गाइनोशियम कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम एंड्रोशियम को स्टडी करेंगे। एंड्रोशियम के अंदर जो है, ठीक है, इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, होल्स ऑफ स्टेमन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा ना कि अगर ये हमारे पास स्टाइल थी, ठीक है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट थी, यहाँ पे स्टिग्मा था, तो यहाँ ना नंबर्स ऑफ फिलामेंट्स जो है इस तरह से जो है वो, सॉरी, नंबर्स ऑफ जो हमारे पास ये एंथर्स है, ठीक है, एंथर और फिलामेंट्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस तरह से होल्स जो है इसका प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो नंबर्स होता है ये डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर आप 10 स्पीशीज ले लें, अगर उनके ऊपर जो अगर आप देखें कि ये जो हमारे पास एंथर है, ठीक है, तो नंबर वाइज वहाँ पे कितने प्रेजेंट है, तो ये सब में ही अलग होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारे पास ये स्टेमन होता है, यानी एंथर और फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें टू पार्ट्स है, फिलामेंट एंड एंथर। जो फिलामेंट होता है, ये जो लंबी सी डंडी देख रहे हैं ना, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल स्टॉक होती है, और इसका प्रॉक्सिमल एंड जो होता है या तो थैलमस के साथ अटैच्ड होता है, या फिर जो पेटल है फ्लावर का ये उसके साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। एंथर की अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि ये बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स होती हैं इसके अंदर, और हर लोब के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो थीका होते हैं। तो इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं, डाइथीकस, डाइथीकस कहते हैं। और जो हर थीका जो होते हैं ना, ये आपस में देखिए इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर्स होती है ना, एक लोब ये होगी, दूसरी, तो ये थीका जहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगी, जो लेंथ वाइज यानी नीचे तक इनको जो है वो डिवाइड करती है एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, ठीक है। तो एंथर की स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यानी कि अगर इसको काट देते हैं हम, ठीक है, इस तरह से अगर इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास आती है। तो इसके अंदर देखिए हमें जो है वो दो लोब्स दिख रही हैं, ठीक है, और हर लोब के पास क्या है, माइक्रोस्प्रेंजिया है। ये हमारे पास माइक्रोस्प्रेंजिया प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, हर एक कॉर्नर्स में, और एक लोब के अंदर जो है दो होंगे। तो ये एंथर की स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है आपको, टेट्राहेड, ठीक है। Anther is tetragonal structure consisting of 4 microsprangia, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, located at the corner, corner के ऊपर सारे के सारे ये present है। Each lobe consists of 2 microsprangia, हर एक लोब के पास जो है 2 microsprangia आपके पास होते हैं, और यही माइक्रोस्पेंजिया जो है ये किस में डेवलप हो जाती हैं, पोलन सैक में, ठीक है। और एंथर जैसे वो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है वैसे ही जो है इसके अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है, इन पोलन सैक्स के अंदर। ये जो नीचे लॉन्गिट्यूडनली ऐसे ही मूव करते हैं ये माइक्रोस्पेंजिया नीचे तक, ठीक है, और इन्हीं के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो डेवलप होंगे, ठीक है। तो इसके डिफरेंट लेयर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास ये जो मिडल में है दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बाहर वाली जो लेयर है इसकी एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो ये लेयर दिख रही है ये हमारी मिडल लेयर है। अंदर वाली जो है स्पोरोजिनस टिश्यू है हमारे पास, ये बाहर जो है माइक्रोस्पेंजियम की, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जो है वो काफी बार आता है कि जो माइक्रोस्पेंजिया है, ठीक है, उसकी जो बाहर वाली लेयर है उसका क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड द टेप्टम लेयर, ठीक है। और जो ये अंदर वाली है दैट इज कॉल्ड द एंडोथीशियम, ओके। अब जो माइक्रोस्पेंजियम की स्ट्रक्चर हमने पीछे देखी थी ना, इस तरह से हमारे पास एंथर की स्ट्रक्चर थी, ठीक है, जो कि टेट्रागोनल थी, ठीक है। उसमें माइक्रोस्पेंजियम यहाँ पे जो थे ईच लोब के अंदर जो थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसके बाहर जो है हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ लेयर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्टली माइक्रोस्पेंजियम जो होता है सर्कुलर होता है इन शेप में, ठीक है, 4 लेयर के द्वारा ये सराउंडेड होता है, कवर्ड होता है। तो वो 4 वो लेयर्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले जो सबसे बाहर आती है दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाहर उसके अंदर जो आती है वो हमारी एंडोथीशियम लेयर कहलाती है, इसे फाइब्रस लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है मिडल लेयर। तो ये जो 3 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इनका क्या काम होता है, ये प्रोटेक्शन करती हैं, ठीक है, माइक्रोस्पेंजियम की, और हेल्प करती है डिहिसेंस जब वो फट के उसमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं ना, ठीक है, डिहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज
पोलन, ठीक है। उसके बाद आती है लास्ट लेयर जो है हमारे पास, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द टेप्टम लेयर, ठीक है। और टेप्टम लेयर का क्या काम होता है, ये नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, उसके अंदर जो पोलन सैक बना, उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स जो ग्रो कर रहे होते हैं, उनको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ठीक है। और ये टेप्टम लेयर्स के जो सेल्स होते हैं ना, ठीक है, इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जनरली जो है इसके अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब एंथर जो होता है वो यंग होता है ना, ठीक है, तो इसमें हमने स्पोरोजिनस टिश्यू पढ़ा था, पीछे स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो एंथर जब उसमें यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू occupies the center of each microsporangium, वो वहां पे प्रेजेंट रहता है जब एंथर जो होता है वो यंग एज में हो, ओके। अब देखिए, जैसे कि हमने स्टडी करा था कि जब एंथर जो होता है वो यंग स्टेज में प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक है। जैसे जैसे एंथर जो है वो ग्रो करता जाता है, डिवेल्प करता जाता है, उसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो मियोटिकली डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और क्या बनाता है, टेट्राड, यानी 4 पोलन ग्रेन्स उसके अंदर जो है वो एक स्पोरोजिनस टिश्यू के एक सेल के अंदर जो है वो बनेगी, ठीक है। तो देखिए, एज द एंथर ग्रो ईच सेल और स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, 4 बनेंगे एक ही सेल के अंदर, ठीक है, टेट्राड बनेंगे। ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन, हर एक जो है क्या है, एक पोलन ग्रेन है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहलाएगा ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये एक सेल जो होगा, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स। अब देखिए, यहां से क्या फॉर्मेशन होगी, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, कहां से, पोलन मदर सेल से, ठीक है। तो पोलन मदर सेल को पीएमसी भी हम लिखते हैं, ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीएमसी क्या है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पोलन मदर सेल, ठीक है। थ्रू मियोसिस ये डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर का बनना दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और किससे बन रहे हैं ये, पोलन मदर सेल से बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे एंथर जो है वो ग्रो करता जाएगा वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें से वाटर कंटेंट सूख जाएगा। माइक्रोस्पोर जो होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सारे एक दूसरे से क्या है, अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर और डिवेल्प इनटू पोलन ग्रेन। अभी पोलन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर क्या बना देंगे, पोलन ग्रेन्स बना देंगे, ठीक है। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दे आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। जैसे ही एंथर जो है वो उसकी डेहिसेंस वहां से होती है, तो डेहिसेंस के लिए हमने देखा था 3 लेयर्स वहां पे जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दैट इज मिडल, ठीक है, एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस, ठीक है। और टेप्टम क्या कर रहा था, वहां पे नरिशमेंट प्रोवाइड करवा था थ्रू द डेवलपिंग पोलन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, डेहिसेंस होगी किसकी, एंथर की, तो उसमें से जो है हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से जो है थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं पोलन ग्रेन की, ठीक है। अब पोलन ग्रेन जो होते हैं इन्हें हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया जाए तो ये स्फेरिकल होता है शेप में, 25 to 50 माइक्रोमीटर तक इसका जो है वो डायमीटर रहता है, ठीक है। और इसका साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो है वो सराउंडेड होता है, ठीक है। अगर हम पोलन ग्रेन की लेयर्स के बारे में बात करें, ठीक है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर जो है ना कुछ ऐसी होती है, ये अंदर वाली और ये बाहर, इस तरह से जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये बाहर वाली स्ट्रक्चर है, बाहर मतलब एक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास होती है एक्साइन, इन मतलब अंदर, तो ये एंटाइन लेयर जो है वो हमारी पोलन ग्रेन की अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। अब ये एक्साइन जो होती है ये हार्ड लेयर होती है, हार्ड आउटर लेयर। और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि जो हमारे पास एक्साइन होती है वो किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है स्पोरो
स्पोरोपोलिनिन से, ठीक है। हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है ये स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। ये जो है हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई को भी झेल जाता है, यानी इसका भी इसके ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, ये स्पोरोपोलिनिन जो है इसको जो एंजाइम्स हैं वो भी डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा, जब आप पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने ना कुछ जगह जो यहाँ पे खाली छोड़ दी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो है कई जगह पे जो होती है वो हमारी एक्साइन लेयर प्रेजेंट नहीं होती, तो इस पोर को जहाँ पे जो एक्साइन जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, तो उस पोर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जर्म पोर, ठीक है। यहीं से जो है ना आगे जो पोलन ट्यूब्स निकलती हैं, जो मतलब जब फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है, उसको आगे डिस्कस करेंगे, तो यहीं से निकलती है वो जर्म पोर इसे हम कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक्साइन लेयर में एक्साइन लेयर जो है स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है ना, इसको जो एंजाइम है वो डिग्रेड कर पा रही है, हाई टेम्परेचर को भी ये रेजिस्ट कर पा रही है, इसी वजह से एज ए फॉसिल जो है हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं ड्यू टू द स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से, ठीक है। अब आते हैं हम एंटाइन लेयर पे। तो एंटाइन लेयर देखिए कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है, कोई पोर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस लेयर है, ठीक है। तो एंटाइन जो है इनर वॉल है, ये थिन होती है एज कंपेयर टू जो आपके पास है एक्साइन लेयर थी। एक्साइन लेयर जो होती है वो आपकी थिक होती है, ठीक है। ये थिन होती है और कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, और ये किससे बनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन से ये बनी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा पोलन ग्रेन। नेक्स्ट देखिए, अगर पोलन ग्रेन जो है वो मेच्योर हो गया है, ठीक है, मेच्योर पोलन ग्रेन्स के अंदर टू टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे होते हैं, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो देखिए मेच्योर पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ये हमारे पास जो है पोलन ग्रेन है, यहाँ पे इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ये मेच्योर नहीं हुआ है अभी, ठीक है, मेच्योर है। यहाँ पे वैक्यूल्स बनेंगे, फिर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो स्पिंडल आप देख रहे हैं ना, ठीक है, इसमें का डिवीजन यहाँ पे होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे पास वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनेगा। तो यहीं से आप देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल जो है वो बिगर है, जबकि जनरेटिव सेल जो है वो छोटा है। वेजिटेटिव सेल बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास जो है अबंडेंट फूड रिजर्व जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वेजिटेटिव सेल्स बिगर होता है, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व और लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस इसके पास रहेगा। जनरेटिव सेल जो होता है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल, अगर हम उसको देखें तो वो क्या है, छोटा है, ठीक है, स्मॉल है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता रहता है, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड होता है और इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और एक इसका न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो है वो टू सेल स्टेजेस के अंदर ही जो है वो शेड हो जाते हैं। जैसे कि अब हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं टू सेल स्टेज में ही शेड ऑफ हो जाते हैं, तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिसमें पोलन ग्रेन आर शेड इन टू सेल स्टेज में ही वो क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी बचे हैं 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल्स होता है, ठीक है, इस तरह से थी ना हमारे पास स्ट्रक्चर, जो ऊपर था वो हमारे पास था, ठीक है, यहाँ ऊपर जो था इरेगुलर न्यूक्लियस था उसके पास, ये था हमारा वेजिटेटिव सेल, और यहाँ पे अबंडेंट ऑफ फूड जो था वो प्रेजेंट था। नीचे जो था वो हमारा क्या था, जनरेटिव सेल्स था, ठीक है। तो जनरेटिव सेल्स में जो था वो स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस है और फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल्स क्या करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा इनटू टू मेल सेल, ठीक है, टू मेल गैमेट्स में जो है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इन अदर द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली डिवीजन होगी टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक था यहाँ पे सेल जनरेटिव, अब यहाँ पे क्या हो गया, टू मेल गैमेट्स हो गए, तो कितने ही हो गए, 1 2 और 3, यानी कि ये जब शेड ऑफ होगा तो 3 सेल्ड स्टेज में जो है ये शेड होता है, ठीक है। जो शेड हो रही है पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, अब इनको क्या करना है,
स्टिग्मा के ऊपर जो है लैंड करना है बिफोर की उनकी बायोबिलिटी, जैसे कि हमारे पास मटेरियल होते हैं ना, उनकी एक्सपायरी डेट होती है, तो इनकी भी बायोबिलिटी होती है, यानी कि उस समय तक अगर ये स्टिग्मा तक नहीं पहुंचे तो फिर ये जर्मिनेशन वहां पे नहीं होगी, इसके अंदर से पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो नहीं हो पाती। तो दे हैव टू शेड ऑन द स्टिग्मा इन द बायबल पीरियड, यानी कि जिस पीरियड में वो जो है, ठीक है, ताकि वो अपनी बायबिलिटी को लूज ना कर दें, ठीक है। बायबिलिटी पीरियड जो होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग स्पीशीज का, ऐसा नहीं है कि अगर एक का 30 मिनट तो दूसरे का भी वैसे ही होगा, नहीं, डिपेंड करता है स्पीशीज के ऊपर कि उसकी बायबिलिटी कितनी है, उसकी पोलन ग्रेन की बायबिलिटी कितनी है, ठीक है। डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर, उनकी जो बायबिलिटी है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर कुछ सीरियल्स हैं जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनकी बायबिलिटी अगर हम देखें तो ये होती है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें लेगुमिनेसी, रोजेसी और सोलनेसी फैमिली के अगर मेंबर्स की हम बात करें तो इनके पोलन ग्रेन्स की बायबिलिटी जो होती है वो कुछ महीनों तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे कि आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, सीमन्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, तो इनको क्या कर लिया जाता है, स्टोर करके रख दिया जाता है ह्यूमन में। तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको भी हम जो है इनकी बायबिलिटी को बढ़ा के इनको जो है स्टोरेज के अंदर रख सकते हैं। तो इसके लिए सीड बैंक्स, पोलन ग्रेन्स बैंक्स जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। तो सीड बैंक, पोलन बैंक्स होते हैं। और दूसरी बात कि लिक्विड नाइट्रोजन के साथ 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो है हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख लेते हैं 4 इयर्स, यानी 4 इयर्स मतलब 4 साल नहीं, 4 इयर्स मतलब कि कई सालों तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखें पोलन ग्रेन्स की, तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और पोलन टैबलेट को एज ए फूड सप्लीमेंट भी जो है कुछ लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जो है इसको एज ए फूड सप्लीमेंट लिया जाता है, ठीक है। और पोलन टैबलेट्स और सिरप जो है वो एथलीट की परफॉर्मेंस को जो है वो बढ़ा देती है, और जो रेस वाले घोड़े होते हैं ना उनको भी जो है एज ए पोलन टेबलेट्स और सिरप जो है उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान भी है, कई लोगों को जो है पोलन ग्रेन की वजह से उनको जो है एलर्जी भी हो जाती है, क्रॉनिक एलर्जी हो जाती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की डिजीज़ भी जो है पोलन ग्रेन की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग जैसे गुलाब के फूल रखे हैं तो उनको खुशबू से क्या होता है, वो छींके मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या एलर्जी की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जो था वो मेल पोर्शन को स्टडी कर लिया है, कल हम गाइनोशियम को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कल तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।